हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब क्वेश्चन राइज ये होता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आगे मैंने लिख रखा है एलपीजी। ठीक है, अब समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, हम लोगों को पता ज़रूर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो देखो, पहले जो हमारा क्वेश्चन राइज ये होता है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कुछ समझना इस चीज़ को कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या है, कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह पहले चल रही थी, कि जो पहले रूल और रेगुलेशन जो बनाए हुए थे उनमें चेंजेस कर देना। रिफॉर्म्स का मीन्स होता है उनमें कोई भी चेंज कर दो। ठीक है, ये नहीं कि उनको हटा दिया गया, नहीं, उनके अंदर चेंजेस कर दिए गए। ठीक है, वो कहलाए आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो मतलब क्या हुआ, जो पहले के जो रूल और रेगुलेशन चल रहे थे उनके अंदर थोड़ा सुधार कर देना, वो कहलाते हैं आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो जुलाई 1991 के अंदर एडॉप्ट किए गए थे। एक इकोनॉमिक पॉलिसी है ये, एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो। क्यों थी? इससे पहले वाले जो दो पार्ट थे उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो हमारी इकोनॉमी है उसकी हालत खराब हो रखी थी, स्टेंजेंट कंटिन्यूसली हो रही थी। ठीक है, तो ये सारे रीजन थी जिनकी वजह से हम लोगों को क्या लाना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। देखो, एलपीजी का मीन्स होता है लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर एडॉप्ट की। अब हम लोग पढ़ेंगे यही चीज़ है कि ये एलपीजी है क्या। एक चीज़ बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ आप लोगों को, ये है क्या। देखो, ये हम लोगों ने एडॉप्ट की थी जुलाई 1991 के अंदर। बच्चों ये ध्यान से समझना, उस टाइम क्या था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी सुना है तो जो बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर है उसके अंदर प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनका काफ़ी नाम है। उनको आप लोगों ने देखा होगा तो उनको बोला जाता है कि सबसे अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे या वित्त मंत्री थे। ठीक है, या अर्थशास्त्री है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, उस टाइम क्या था, जुलाई 1991 के इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इंडिया को ये रिफॉर्म्स लाने बहुत ज़रूरी थे। क्यों? क्योंकि इतने सारे बर्डन, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन वगैरह, ठीक है, जिनकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी हालत ख़राब हो गई थी। हमारा जो कंटिन्यूसली जो कर्ज है दूसरे देशों से वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। सिचुएशन थी वो बैंक करप्ट होने की सिचुएशन आ गई थी इंडिया की। ठीक है, जितने भी आपके राइट्स थे वो चले गए थे। ठीक है, इसीलिए इंडिया ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो स्टार्ट किया। तो अगर आप लोगों को पता है ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आपके मनमोहन सिंह। ठीक है, इसीलिए उनको आज टॉप 10 के अंदर सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट या फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा उनको प्रधानमंत्री के रूप में, जबकि हम लोगों ने देखा तो यार वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, फिर वो बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कैसे हो सकते हैं। देखो, समझना इस चीज़ को क्या, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ये लाए थे पीवी नरसिम्हा राव। उस टाइम वो चाणक्य माने जाते थे। ठीक है, तो ये सारा एडॉप्ट तो किसने किया, पीवी नरसिम्हा राव ने। लेकिन वो क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर। जो पूरा क्रेडिट है वो किसको गया, फाइनेंस मिनिस्टर को। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। इसीलिए उनको आज सबसे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में या इकोनॉमिस्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जो बेसिक हिस्ट्री है। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें जो मैं और बताना चाहता हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, वो समझना। यहाँ मैंने लिख रखा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एडोप्टेड मिक्स इकोनॉमी, कि इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ तो इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी एडोप्ट कर ली थी, मिक्स इकोनॉमी एडोप्ट कर ली थी। फिर इसके बाद लिख रखा है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा था, उसकी इनकम। फिर गवर्नमेंट वाज टेकिंग लोन इन इंक्रीज अमाउंट, गवर्नमेंट जो लोन ले रही थी बाहर के देशों से वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा था। सिचुएशन क्या थी, बैंक करप्ट होने की। फिर लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। अब ये है क्या लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन, डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, इसको समझेंगे। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से हम लोगों को क्या लाना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। या बोल दूं इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी खराब हालत की वजह से हम लोगों को क्या लाने पड़े, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। समझ में आ गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है क्या, कब लाया, किसकी सरकार थी, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, उनको क्रेडिट चला गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आपका जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर। देखो, सबसे पहले दे रखा है मैंने फिस्कल डिसिप्लिन। अब ये फिस्कल डिसिप्लिन है क्या, देखो इंडिया का डेफिसिट्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता था जा रहा था। तो उस घाटे को कम करने के लिए जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए वो हमारे कह रहे हैं फिस्कल डिसिप्लिन। देखो यहां लिख रखा है दोज पॉलिसीज एंड एफर्ट्स टू द गवर्नमेंट विच आर एडोप्टेड टू लेसन गवर्नमेंट डेफिसिट्स एंड द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट लोन। मतलब जो गवर्नमेंट के लोन
और जो बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर या जो गवर्नमेंट का डेफिशिएट्स है उनको कम करने के लिए जो भी एफर्ट किए गए हमारे क्या है, फिस्कल डिसिप्लिन। सिंपल सी लाइन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे रूल और रेगुलेशन जो कि किसको कम करने के लिए उठाए गए हैं, फिस्कल डिसिप्लिन को। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका फिस्कल डिसिप्लिन। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज फिस्कल डिसिप्लिन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो एलपीजी है वो। ठीक है, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो पहला पॉइंट है हमारा लिबरलाइजेशन, या जिसको हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं उदारीकरण। अब ये है क्या उदारीकरण? देखो वैसे तो दोनों के नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, व्हाट इज द लिबरल एंड व्हाट इज उदार। लिबरल का मीन्स है कोई भी चीज है उसको इजी कर देना। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन है क्या? देखो डेफिनेशन मैंने लिख रखी है कि प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड लॉज। किसको इजी कर देना? एक इजी करने की प्रोसेस है। किसको? जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, रेगुलेशन एंड लॉज है। जो 19 के दशक में थे, लगभग 4-5 गिने चुने परिवार थे, टाटा, बिरला, अंबानी वगैरह। ठीक है, क्यों यही कर सकते थे? उनके रूल रेगुलेशन इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन वगैरह इतने ज़्यादा थे कि जल्दी से एक इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी जो प्राइवेट पर्सन है वो समझ नहीं पाता था। ठीक है, तो जिनके पास पैसा होता था वही लोग क्या करते थे, फैक्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश करते थे या अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते थे। ठीक है, आगे समझ में, व्हाट इज लिबरलाइजेशन। अंडर दिस दोज स्टेप्स वर टेकन टू एंड द अनवांटेड रेगुलेशन एंड बैन्स प्रेजेंट्स इन द इकोनॉमी वर कॉल्ड लिबरलाइजेशन। मतलब जो फालतू के रूल और रेगुलेशन है, ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उन सभी चीजों को हटाना, या वो क्या कहलाया आपका लिबरलाइजेशन। आई होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन। ठीक है, फिर लिख रखा है, देखो क्या इसके ये एडॉप्ट करने की वजह से क्या बेनिफिट मिला। देखो सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज एंड टैक्स सिस्टम। इसको एडेप्ट करने की वजह से जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फॉरेन एक्सचेंज और टैक्स सिस्टम है, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और चीज़ें जो हम लोगों को जाननी चाहिए लिबरलाइजेशन के बारे में, कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म या चेंज होती जा रही थी। पहले जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो थी आपकी सोशलिस्ट मिक्स इकोनॉमी, जो कि किसमें कन्वर्ट हो गई, कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो आई होप जो लिबरलाइजेशन का मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग लिबरलाइजेशन है वो क्यों एडॉप्ट किया। तो ये है आपका लिबरलाइजेशन, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है ना तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक, द क्वेश्चन अराइज इज दैट व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? अगर मैं सिंपल से शब्दों में कहूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ाना और जो पब्लिक सेक्टर है उसको कम करना, तो ये आपका क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन। अगर दो चीज़ें मैं बोलूँ कि जो गवर्नमेंट के पास अंडरटेकिंग में जो भी आपकी इंडस्ट्री वगैरह है उनको कम करना, और प्राइवेट सेक्टर जो होता है, निजी क्षेत्र जिसको बोला जाता है, उसको ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन। देखो मीनिंग लिख रखा है मैंने यहाँ कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या है, सेक्टर का जो रोल है वो इकोनॉमी में इंक्रीज करती है, तो वो आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है, प्राइवेटाइजेशन कहलाती है। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फिर एक और चीज लिख रखी है, देखो क्या लिख रखी है कि ऑल दोज इकोनॉमिक पॉलिसीज आर इंक्लूडेड। उन सभी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंक्लूड किया जाता है विच प्रमोट, जो कि क्या प्रमोट करती है, एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक्सपेंड हो या बढ़े। फिर मैंने यहाँ लिख रखा है कि ऑलमोस्ट एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर है उनको लगभग हटा दिया गया है। पहले क्या थे, लगभग जितने भी आपके इंडस्ट्री वगैरह थी वो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स में थी। 90 से पहले जितने भी उद्योग धंधे वगैरह होते थे ना वो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स में होती थी, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करती थी, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही हम लोगों ने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एडॉप्ट किए तो हम लोगों ने उनका क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के हिस्से की जो कंपनियां है वो अपना कुछ शेयर किसको बेच देती है, प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, वो कहलाता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने मीनिंग लिख रखा है कि द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंटरप्राइजेज ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन सा होगा, जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स में है या जो सरकार के पास है, टू प्राइवेट सेक्टर। मीनिंग क्लियर हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो
जो आपके इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसीजर थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया। जितने भी आपके नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्रीज थी जो कि किसके पास थी, पब्लिक सेक्टर के पास, उनको क्या कर दिया गया, डेवलपमेंट के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए खोल दिया गया। मतलब प्राइवेट सेक्टर अब इनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लगभग आपके 5 या 6 ऐसे इंडस्ट्रीज है जो अभी की टाइम क्या है आपके पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अंदर है। बाकी सबके लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल इंक्रीज कर दिया गया है, या प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो अलाउ कर दिया गया है, तो वो आपका कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, मीनिंग समझ में आ गया व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन का एक सिंपल सा मीनिंग ले तो ग्लोबल मतलब यार अपनी देश की बाउंड्री है उससे बाहर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ना। अब यार जोड़ोगे कैसे, तो कैसे जोड़ोगे, थ्रू ट्रेड, बिजनेस के डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है कि यूनिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका फ्री फ्लो हो। भाई ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग ही क्या है कि जब हम लोगों ने एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया है तो क्या होगा, जोड़ने का मतलब क्या हुआ, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वेरियस नेशंस। ठीक है, इसके अलावा फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी एंड स्प्रेड ऑफ नॉलेज थ्रू ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये है आपका ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग। फिर है देखो ये जो एमएनसीज वगैरह होती है, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है, जो एक देश से ज्यादा देशों में काम करती है, वो आपकी कहलाती है एमएनसीज कंपनी। ये एक वाइटल रोल निभाती है। क्यों निभाती है, अगर मान लो क्या होता है कि जैसे कोई एमएनसी है, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करी है, तो वहाँ के जो लोकल जो उद्योग धंधे वगैरह होंगे तो वो उससे compete करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन चलेगा उन दोनों के बीच। अगर कंपटीशन चलेगा तो यार एक चीज सोचो, एक जो एमएनसी है वो प्रोडक्ट बनाएगी, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट और चीप रेट होगी। ठीक है, वही जो एक लोकल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, उससे compete नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है और कम प्राइस के ऊपर एक क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। तो मैंने यहां लिख भी रखा है कि देखो प्रोडक्शन कॉस्ट हैव डिक्रीज्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैज इंप्रूव्ड थ्रू एमएनसी। मीनिंग क्लियर हो गया व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब जैसे डोमेस्टिक इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जुड़ती गई, वैसे वैसे क्या हुआ कि जो ट्रेड है वो फैलता गया। तो इसी बीच एक क्या हुआ, एक WTO की स्थापना की गई। ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब एस्टेब्लिश हुआ, 1 जनवरी 1995 के अंदर। ठीक है, अब इस WTO का काम क्या है वो सुनो। इट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन। मतलब दो नेशंस के बीच बिजनेस हो रहा है, तो उनके बीच जो बिजनेस हो रहा है तो कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो उनके लिए नियम और कानून बनाना। ठीक है, वो किसका काम होता है, WTO का। अगर कोई डिस्प्यूट भी होता है दो नेशंस के बीच तो उसको सुलझाने का काम भी कौन करता है, आपका WTO। तो आई होप जो मीनिंग है आपका प्राइवेटाइजेशन का और जो ग्लोबलाइजेशन का, वो मीनिंग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।